विदाई के वक्त सिमरन अपने पिता से लिपट कर खूब रोती है। बाबा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी, अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी जब भी तेरा मन करे तो आ जाना, ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। ये कहकर रमोला उसे धक्का देते है कि तभी उसका पति नैतिक उसे संभाल लेता है। क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है। उसकी सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए होते हैं। साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आरती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। ओह गॉड, कितनी देर हो गई, मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सिमरन जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम से नहाकर निकल रहा नैतिक सिमरन से टकरा जाता है और सिमरन फिर गिरने वाली थी कि तभी वो उसे संभाल लेता है। इतने में उनके कमरे में सिमरन की सास कमला आ जाती है। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हम टकरा गए थे। कोई नहीं बच्चों, अभी तो तुम्हारे दिन है खेलने कूदने के। चलो अच्छा, अब तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खाना लग गया है टेबल पर। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटी, मैं समझती हूँ, शादी की थकान होगी अभी शरीर में। अपनी सास की बात सुनकर सिमरन सोचती है, माँ जी ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन जब मैं अपने घर पर एक बार लेट उठी तो माँ ने क्या हाल कर दिया था मेरा। हे भगवान, सुबह के 9 बज गए और ये अभी तक सोई पड़ी है। इतने बजे तक सोती रहेगी। अरे घर के काम धाम नहीं करने क्या? तेरे पापा का टिफिन और घर की साफ सफाई कौन करेगा? चल अब उठ। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं और बुखार सा भी लग रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगी। रमोला बस भी करो, आखिर तुम कितना कठोर बनोगी मेरी बेटी के साथ। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन कभी तो उस पर झूठी ममता दिखा दिया करो। आप चुप रहिए जी, मैं जो कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। कल को ये ससुराल जाएगी, वहां बीमार होगी तो क्या वो इसका बहाना सुनेंगे? नहीं ना, अभी से इसे तैयार कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उस बेचारी के साथ जरा ठीक से पेश आया करो, आखिरकार वो हमारी इकलौती बेटी है। तभी नैतिक सिमरन से कहता है, सिमरन कहाँ खो गई? चलो तैयार हो जाओ। हाँ। कुछ देर बाद सिमरन तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहां उसकी सास उसकी नजर उतारती है। थू, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। मेरी प्यारी बहू, अब खाना खा ले। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर सिमरन प्लेट उठाने लगती है तो उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अब माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं कोई बात नहीं बहू। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? कुछ भी तो नहीं हुआ, बर्तन है, टूट गया तो क्या दूसरा आ जाएगा। नहीं माँ जी, वो मैं सचमुच, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, मुझे मत जलाइए, मत मारिए। करम जली, तूने ये नया कप तोड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। रमोला चूल्हे में से गरम लकड़ी निकालकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। सिमरन जोर जोर से चिल्लाती है, मत जलाइए मुझे, मत जलाइए। नैतिक जल्दी से सिमरन को गले से लगा लेता है। क्या हुआ, कौन जला रहा है तुम्हें? बहू क्या हुआ मुझे बता। माँ जी एक बार मुझसे ऐसे किसी का कप टूट गया था तो उसने मुझे जला दिया था। लेकिन हम तुझे ऐसी कोई सजा नहीं देंगे। तू मेरे पास आ और मेरे गले लग जा। मेरी बच्ची, यूं घबराते नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कमला अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। वो उसे किसी भी गलती के लिए डांटती नहीं थी, वो उसे प्यार से समझाती थी। कमला अपनी बहू के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बाजार से लाती रहती या नए नए कपड़े उसके लिए बनवा देती। अपनी सास का ऐसा प्यार देख सिमरन की आंखें खुशी से भीग जाती थी। ऐसे ही एक रोज
कमला सिमरन की पसंद का गाजर का हलवा बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है तो सिमरन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये देख कमला सिमरन से कहती है, बस बहू बहुत हुआ। मैं जब भी तुझे ज्यादा प्यार देने की कोशिश करती हूँ तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर क्या बात है बेटी, अपनी माँ समान सास को नहीं बताएगी? माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। सिमरन को देखकर उसकी नजर उस पर फिसल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। एकदम मलाई की तरह मखमली हो तुम तो। तभी कमला भी वहां आ जाती है और उसे देखकर दूध वाला कहता है, माँ जी देखो ना, आपकी बहू मेरा हाथ पकड़ रही है। कमला जोरदार थप्पड़ उस दूध वाले को मारती है। नास पिटे, तू मेरी बहू पर इल्जाम लगाएगा, उसे छेड़ेगा, ये ले। कमला उसे मारकर वहां से भगा देती है। अपने ऊपर अपनी सास का भरोसा देखकर सिमरन रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, नहीं तो माँ तो। क्या माँ बहू, आप पूछ रही थी ना कि आपका ज्यादा प्यार पाकर मेरी आंखें नम क्यों हो जाती है? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं जिस प्यार के लिए तरसती रही, वो प्यार आपने मुझे दिया है। जब मैं 6 महीने की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। तब बाबा दूसरी माँ लेकर आए ताकि वो मुझे माँ का प्यार दे सके, लेकिन उन्होंने कभी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया और अब वो प्यार मुझे आपसे मिला। जैसे आज दूध वाले ने हरकत की, ऐसे एक बार मेरे यहाँ के दूध वाले ने मेरे साथ की थी, लेकिन माँ ने उसे गलत ठहराने की जगह मुझे ही गलत समझा था। कोई बात नहीं बहू, आज से मैं तेरी माँ हूँ और रमोला बहन ने भले ही तुम्हें प्यार ना दिया हो, लेकिन एक यशोदा बनकर तुम्हें पाला तो है, तभी तो मुझे इतनी प्यारी बेटी जैसी बहू मिली है। तभी दरवाजे पर रमोला और मनोहर खड़े होते हैं। ये सब बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमोला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सिमरन से माफी मांगती है। उस दिन के बाद सिमरन को अपनी सौतेली माँ और सास दोनों से बहुत प्यार मिलता है। हस्तिनापुर गांव में शंकर अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ कच्चे मकान में रहता था। शंकर के घर की हालत कुछ ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही निकल पाता था। शंकर अपने बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनते देखना चाहता था, इसीलिए वो दिन भर ईंट की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता। उसका बड़ा बेटा अरुण जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो अब कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। अरे ये तू कैसी बात कर रहा है अरुण? इतने सालों तक खुद को ईंट की भट्टी में जलाकर मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू भी मुझ जैसा काम करे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे, 2 पैसे कमाने के लिए मेरी तरह मजदूरी ना करे। और तू नौकरी के लिए शहर जाने वाला था ना, फिर क्या हुआ? पिताजी, शहर जाने के लिए खर्चा ज्यादा है, वहां जाने का किराया, रहने के लिए किराए का घर, राशन पानी, इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा है। जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक इन सब के लिए हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे और शहर जाने की तैयारी कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरुण के शहर जाने के लिए शंकर अपनी थोड़ी सी जमीन को बेच देता है और उन पैसों को अरुण को दे देता है। शहर पहुंचकर अरुण नौकरी की तलाश में जुट जाता है और 2 महीने बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उस कंपनी के मालिक की बेटी रिया वहां की मैनेजर थी। वो एक अमीर और घमंडी लड़की थी। अरुण का लंबा चौड़ा कद और गोरा रंग देखकर रिया उसकी दीवानी हो जाती है। ओहो वाओ, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, टॉल एंड हैंडसम। रिया उसके पास जाती है और बोलती है, हाय हैंडसम, न्यू ज्वाइनिंग, एम आई राइट? जी, आज मेरी ज्वाइनिंग है। क्या आप मुझे बता सकती हैं मैनेजर जी का कैबिन कहाँ है? मैं ही इस कंपनी के मैनेजर हूँ और ये कंपनी मेरे डैड की है। लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। कुछ दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रिया को अरुण से प्यार हो जाता है। अरुण भी रिया को चाहने लगा था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो चुप रहा। लेकिन आखिरकार एक रोज रिया अरुण को प्रपोज कर देती है। अरुण, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब हूँ और तुम अमीर खानदान से हो। तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी।
रिया अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन रिया के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते रिया उनसे बगावत करके अरुण से शादी करके उसके घर, उसके गांव आ जाती है। भैया, ये आप शहर से किसे ले आए हैं? माँ, पिताजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये आपकी बहू रिया है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। अरुण की खुशी के लिए उसके गरीब परिवार वाले रिया को अपना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं तो राहुल उनका दरवाजा रोकते हुए कहता है, भाभी, मुझे पहले पैसे दो, तभी अंदर जाने दूंगा मैं। हाँ, उफ, दिखा दी ना आखिर अपनी गरीबी वाली आदत। अमीर लड़की देखी नहीं कि पैसे मांगना शुरू। एक तो वैसे ही मैं इतनी थकी हुई हूँ, ऊपर से ये दरवाजा रोक कर खड़ा हो गया। तुम गलत समझ रही हो रिया। ये तो बस एक रस्म निभा रहा है और उसी का नेक तुमसे मांग रहा है। रिया उसको पैसे देकर कमरे में जाती है तो अरुण कहता है, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाभी, ये रहा आपका कमरा। ओह गॉड, मैं यहाँ रहूंगी? इस कमरे की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी गई गुजरी है। इससे अच्छे घरों में तो मेरे घर के नौकर ही रहते थे। यहाँ ना तो कोई इंटीरियर है, ना ही कोई लुक। ऊपर से ये खटारा पंखा, पता नहीं बाबा आदम के जमाने का लगता है। पता नहीं तुम सब इतनी गर्मी और गरीबी में कैसे एडजस्ट करते हो। वो अपने देवर को गरीबी के ताने दे रही होती है कि तभी वहां अरुण आ जाता है तो वो चुप हो जाती है। अगले दिन रिया नहा धोकर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, नहा गई बहू, चल आज तेरी पहली रसोई है तो अब जल्दी से कुछ मीठा बना दे। रिया किचन में जाती है तो वहाँ मिट्टी का चूल्हा जल रहा होता है और खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन थे। हे भगवान, ये किचन देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ससुराल हड़प्पा संस्कृति में जी रहा है। रिया गुस्से में हलवा बनाती है और अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में ही एक कंपनी खुलती है जहां अरुण नौकरी पर लग जाता है। अरुण जब घर पर नहीं होता तो रिया अपने ससुराल वालों को गरीबी के खूब ताने देती। एक रोज जब उसकी सास पूजा करने बैठती है तो रिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है, सासू माँ, आपको पूजा के लिए यही टाइम मिलता है क्या? जब घर के कामकाज का टाइम होता है तो आप पूजा करने बैठ जाती हो। ये सब ढोंग बाद में करना, और ये लो अभी ये सब्जी काटो। और पिताजी, आप निकम्मों की तरह पड़े हो, ये नहीं कि बाजार जाके सब्जी ही ले आऊं। और राहुल, तू जाकर पानी भर ला। पढ़ने का ड्रामा ना कर, बाद में करियो। जब से आई हूं तुम सबकी तो ऐश हो गई है। अरुण जब घर पर नहीं होता तो रिया उन सबसे खूब काम लेती और अरुण के आने पर खुद बेचारी बनकर घर के काम करने लगती। कुछ महीनों बाद रिया गर्भवती होती है। ये सब सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। उन सबको खुश होता देख रिया उन सबसे कहती है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ उसमें मेरा बच्चा भी जिए, इसलिए मैं अरुण के साथ शहर शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे डैड ने हम दोनों को शहर बुलाया है। रिया, तुम मेरे माता पिता से मुझे अलग करना चाहती हो? बचपन से मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे उनसे अलग कर रही हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो फिर सड़ते रहो तुम यहीं, मैं तो चली। रिया अपना सूटकेस उठाकर जाने लगती है। तभी रिया की सास उससे कहती है, ठहर बहू, अरुण भी तेरे साथ जाएगा। चला जा बेटा, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे कि हमने तेरा घर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों शहर आ जाते हैं। शहर आकर रिया की जिंदगी अच्छी खासी कटने लगी, लेकिन अरुण उदास रहने लगा। उसे रह रहकर अपने गरीब परिवार की याद सताने लगी। ऐसे ही समय गुजरा और रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। अरुण, अरुण, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसे गोद में नहीं खिलाया। रिलैक्स रिया, हमारा बच्चा अभी यहीं था। हो सकता है कि नर्स ले गई होगी। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। कुछ देर बाद नर्स बच्चे को लाकर रिया को देती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर रिया बहुत रोती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है और वो सोचती है, कुछ देर के लिए भी मैं अपने बच्चे को खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अरुण के माता पिता उसके बिना कैसे रहते होंगे। तभी अरुण वहां आ जाता है तो रिया रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है, अरुण, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे मेरे घर, मेरे ससुराल ले चलो अरुण। उसके बाद रिया अपने बेटे को लेकर ससुराल आती है और सबसे अपने किए की माफी मांगती है। सासू माँ, पिताजी, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई अपने सुख के लिए। मैंने आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन माँ बनके मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहने के बाद कैसा लगता है। मेरा बच्चा अब इसी घर में खेलेगा,
जहां वो अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर पूरे गांव में घूमेगा और अपनी दादी से खूब लाड पाएगा और चाचू के साथ खूब खेलेगा। मैं जानती थी बहू कि एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जो भी हुआ उसे हम सब ने भुला दिया और तू भी भूल जा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। इसके बाद रिया अपने ससुराल वालों के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है और वहाँ के हर तौर तरीके सीख जाती है।